ये फ्लक्स इस क्यूब के थ्रू फाइंड करना है। कोऑर्डिनेट एक्सिस गिवन है, कोऑर्डिनेट एक्सिस गिवन है, और इसके एज के लॉन्ग है। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। एक्स वाई एंड जेड। तो ये फ्रंट हमारे 4 फेसेस हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो जे कैप के लॉन्ग है, मतलब ऐसे, ऐसे है। अब इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर सबसे पहले हमें चेक करना है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन अगर देखते हैं तो जे कैप के अलोंग जो होगा वही फ्लक्स देगा, और जे कैप के परपेंडिकुलर जो होगा मतलब आई कैप और के कैप वाले एरिया वेक्टर जीरो फ्लक्स देंगे। तो जीरो फ्लक्स वो सरफेस देते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल हो। तो टेंजेंशियल है तो ये तुम्हें दिखेगा कि ये जो फेसेस हैं, ये राइट वाला फेस, बैक फेस, लेफ्ट वाला फेस और फ्रंट वाला फेस, ये 4 फेसेस का जो फ्लक्स होगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये जो 4 फेसेस हैं इन फ्लक्स का जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर इधर है के कैप के लॉन्ग, फ्रंट फेस का, और जो बैक फेस है उसका एरिया वेक्टर है माइनस के कैप में, डॉट प्रोडक्ट लेंगे जीरो हो जाएगा। इसका एरिया वेक्टर आई कैप में और इलेक्ट्रिक फील्ड है जे कैप में, तो यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा। तो ये लेफ्ट वर्टिकल वाला जो फेस है, राइट वर्टिकल, और ये लेफ्ट वर्टिकल, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो डायरेक्शन देखने से फिर से हमारे 4 फ्लक्सेस जो है जीरो हो गए। कौन कौन से फ्लक्स आएंगे? वो आएगा, टॉप वाला फ्लक्स आएगा और बॉटम वाला फ्लक्स आएगा। तो ये समझ में आना चाहिए कि किससे नेगेटिव फ्लक्स मिलेगा हमें, टॉप से मिलेगा नेगेटिव और बॉटम से। तो डायरेक्शन देख लेंगे, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो नेगेटिव, बॉटम से हमें फ्लक्स मिलेगा नेगेटिव और टॉप से मिलेगा पॉजिटिव। तो हम क्या करते हैं, किसी, अब देखते हैं, मान लो कैलकुलेशन, कैलकुलेशन के लिए इस डायग्राम को थोड़ा सा ऐसे सोचेंगे कि हम वाई एक्सिस से देख रहे हैं इसको। वाई एक्सिस से देखने का मतलब ऊपर से यहाँ पे कोई देख रहा है ऐसे, ऑब्जर्वर जो है वाई एक्सिस के अलोंग है, ये ऐसे देख रहा है। तो इसको दिखेगा कैसा, स्क्वायर दिखेगा, और ये जो जेड एक्सिस और वाई एक्सिस दिखेगी, एक्स और जेड दिखेगा, और वाई एक्सिस ऑब्जर्वर के तरफ आता हुआ दिखेगा, मतलब क्या दिखेगा, डॉट। अब जो टॉप फेस दिखेगा वो स्क्वायर दिखेगा, ऐसा स्क्वायर दिखेगा ये। तो अब ये स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ए पे है। अब हम देखते हैं कि ठीक है, चलो मान लो हम टॉप फेस का पहले फाइंड करते हैं। तो टॉप फेस पे देखेंगे तो जैसे जैसे हम एक्स यहाँ से चेंज हो रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पूरे टॉप फेस पे वेरिएबल है, तो वेरिएबल के लिए हम एक बार में नहीं कर सकते, उसके लिए हमें इंटीग्रेट करना होगा। तो इंटीग्रेट करने के लिए देखेंगे कि किस पे डिपेंडेंट है, एक्स पे डिपेंडेंट है, तो हम क्या करेंगे, एलिमेंट एक्स पे लेंगे, कोई एक एक्स लिया और यहाँ से dx लिया, और इस dx का ये एक एलिमेंट लिया। अब इस एलिमेंट का एरिया कितना हो जाएगा, ये है a और ये है dx, तो जो dA होगा dA इज इक्वल टू ए डी एक्स, dA इज इक्वल टू ए डी एक्स। तो जो फ्लक्स होगा इसका डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस या dA, इसको वेक्टर अगर लेते हैं ऐसे, तो ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो x डिस्टेंस पे क्या है, ई नॉट इंटू एक्स, और इंटू डी ए इज इक्वल टू ए डी एक्स, ए डी एक्स। नेट फ्लक्स के लिए बस क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है डायरेक्ट, क्या डायरेक्शन वायरेक्शन देखने की जरूरत है, जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड में लेते थे कंपोनेंट वॉम्पोनेंट, वो सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो स्केलर है, डायरेक्शन देखना पड़ता है वेक्टर के लिए। तो फिर हम x को इंटीग्रेट कर देंगे, x इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू a। तो यहाँ पे जो है तुम्हारे इंटीग्रेट करने की इच्छा की पूर्ति हो गई, a, और ये है x dx, ये 0 टू a, x dx क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर बाई टू, तो ये हो जाएगा ई नॉट ए क्यूब बाई टू, ये हो जाएगा फ्लक्स। ठीक है, आई बात समझ में? यस सर। तो ऐसे करना है इंटीग्रेशन, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर एक्स आ गया तो डायरेक्ट हमेशा हम इंटीग्रेट ही करेंगे, थोड़ा सा जजमेंट रखना है कि कैसे लेंगे। अब इसमें अगर लीनियर है कोई फंक्शन, तो शायद कभी बताया होगा कि लीनियर है तो हम एवरेज से कैलकुलेट कर सकते हैं।
कैसा एवरेज, जैसे फ्लूइड में होता है P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एच रो जी, कुछ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वेरी कर रहा है म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट एक्स, कहीं पे भी कोई भी अगर लीनियर फंक्शन है और मान लो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया करना है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, वेरिएबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली वेरी कर रहा है, तो हम एक एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड मेन एज्यूम करके एरिया से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और वो एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, सिर्फ लीनियर के लिए वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब इनिशियल वैल्यू, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स इज इक्वल टू ए फाइनल वैल्यू डिवाइडेड बाई 2। तो व्हाट इज द एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड, एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और एक्स इज इक्वल टू ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट ए बाई 2, ये हो जाएगा एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बिना इंटीग्रेशन के लीनियर के केस में हम कर सकते हैं y इज इक्वल टू ई एवरेज इंटू एरिया, तो ये पुट कर देंगे ई नॉट ए क्यू बाई 3, ई नॉट ए क्यू बाई 2। इंटीग्रेशन अब कुछ भी चेंज होगा, जैसे मान लो अल्फा एक्स स्क्वायर है, अल्फा एक्स स्क्वायर है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऐसे केस में हम उसको इंटीग्रेट करेंगे, एवरेज नहीं निकाल पाएंगे, लीनियर के लिए आसान है, इनिशियल प्लस फाइनल वैल्यू बाई 2, तो ऐसा कर सकते हैं। तो ठीक है, ये हो गया, आई बात समझ में। ये देखो ये एवरेज वाला यहाँ पे मेंशन्ड है कि अगर एवरेज है लीनियरली वैरिंग, जैसे एक एवरेज का था हमारा P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एच रो जी, तो ये इस पर डिपेंडेंट है, इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, नो सर। नो सर। ठीक है, तो गॉस लॉ, अब इसका जो एप्लीकेशन है वो है गॉस लॉ। सर हाँ बताओ। सर एवरेज जो ले रहे हैं हम, मतलब लिमिट्स पुट कर देंगे पहले, फिर दोनों का एवरेज ले लेंगे। लिमिट मतलब x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू, x इज इक्वल टू हाँ सर। 0 पे वैल्यू, हाँ लिमिट पुट कर देंगे। जी सर। तो ये है, अब इसके बाद है हमारा गॉस लॉ। तो गॉस लॉ का जो पहला एप्लीकेशन है वो ये है कि गॉस लॉ का यूज क्या है, तो यूज है इसका फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए। गॉस लॉ जो है, गॉसेस लॉ, उसका यूज है फ्लक्स फाइंड करने के लिए और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए। ये तो स्केलर क्वांटिटी है, तो फ्लक्स फाइंड करने के लिए और फील्ड फाइंड करने के लिए। क्यों, क्या जरूरत है? फ्लक्स फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, यही ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन, ये तो है ही, लेकिन मैथमेटिक्स को अवॉइड करने के लिए कई सारे केसेस में हम इजीली गॉस लॉ को यूज करके फ्लक्स फाइंड कर लेते हैं, मतलब हमें इस मैथमेटिक्स में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए जो बहुत पहले ये सब किया हुआ था, ऐसे लाइन के लिए इंटीग्रेट करना, ये वो कंपोनेंट लेके ये सब करना, तो कुछ केसेस में हम गॉस लॉ को यूज करके जल्दी से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं विदाउट एनी मैथमेटिक्स, मतलब मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी को अवॉइड करते हुए। तो तुम्हारे सिलेबस में जो डेरिवेशन है वो यही आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि व्हाट इज गॉस लॉ, डिफाइन गॉस लॉ and derive the expression for electric field due to charge conducting shell, due to infinite line charge, due to point charge, derive Coulomb's law using Gauss law, derive Gauss law using Coulomb's law। तो वो सारे क्वेश्चंस आएंगे, अब वो क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे अभी। तो पहला है कि मैथमेटिक्स को अवॉइड करने के लिए गॉस लॉ का यूज है, तो पहले गॉस लॉ का एप्लीकेशन। तो गॉस लॉ को अप्लाई करने से पहले हम एक चीज लेते हैं, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस की क्या प्रॉपर्टी है? गॉसियन सरफेस की प्रॉपर्टी ये है, क्लोज सरफेस होता है बस। क्या उसका कोई शेप फिक्स्ड है? नहीं, इसका शेप कुछ फिक्स नहीं है, बस वो क्लोज होता है। तो क्लोज होते ही जो है इसका एरिया वेक्टर फिक्स हो जाएगा, आउटवर्ड नॉर्मल हो जाएगा। तो हमारा गॉसियन सरफेस किसी भी शेप का हो सकता है, क्लोज सरफेस होगा, बस यही है, नाम दे दिया, लॉ दिया है तो कुछ ना कुछ तो अब गॉस लॉ का स्टेटमेंट, तो गॉस लॉ स्टेट्स दैट the net electric flux through any closed Gaussian surface is equal to 1 by epsilon naught times of the charge enclosed by that surface। कि कोई भी अगर मान लो ये जो है कोई भी सरफेस है, गॉसियन सरफेस है, और इसके अंदर चार्ज है Q1 Q2 Q3 Q4, तो गॉस ने ये कहा कि बाहर वाले चार्जेस का कोई रोल नहीं है नेट फ्लक्स के लिए, मतलब
क्लोज्ड इंटीग्रेशन, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्लोज्ड इंटीग्रेशन, इसको मिस नहीं करना है। क्लोज्ड इंटीग्रेशन मतलब सरफेस क्लोज्ड है ओवर अ गॉसियन सरफेस S इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ Q in, मतलब Q इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। तो बस यही इनका कहना है कि ऐसा फील होता है, ऐसा फील होता था पहले कि भाई अगर टोटल जो फ्लक्स है वो फ्लक्स इनके वजह से कोई भी अफेक्टेड नहीं है, टोटल फ्लक्स में इनका कोई रोल नहीं है, ना Q3 का ना Q4 का। इसका रोल है कि जो नेट फ्लक्स है वो केवल इनक्लोज्ड चार्जेस के ऊपर ही डिपेंड करता है। मतलब अगर हम यहाँ लिखेंगे तो क्या लेंगे? Q1 प्लस Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट। बट इस एक्सप्रेशन में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो E डॉट डी एस है, तो ये तो हो गया गॉस लॉ। गॉस लॉ ऐसे स्टेटमेंट उसका रट लोगे, is equal to the 1/ε0 times as charge enclosed by that surface। बट इसमें खास बात एक ये है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम ले रहे हैं ना वो सिर्फ Q1 Q2 के वजह से नहीं है, वो सबका इलेक्ट्रिक फील्ड हम ले रहे हैं। तो इस एक्सप्रेशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट इज द नेट फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस वेदर इनसाइड और आउटसाइड, इनसाइड और आउटसाइड सारे चार्जेस, ऑल द चार्जेस। जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम में ऑल फोर्सेस, वैसे ही गॉस लॉ में ऑल द चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस, बट फ्लक्स डिपेंड करता है किस पे? नेट चार्जेस इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है हम विजुलाइज करके आंसर दे देंगे कि भाई बाहर वालों का रोल कोई क्यों नहीं है। तो जैसे मान लो सिर्फ Q4 अगर होता और ये गॉसियन सरफेस होता, अब ये गॉसियन सरफेस एग्जैक्टली यही है, बट ये समझ सकते हो कि ये मास्टरपीस से दोबारा नहीं बन पाएगा। तो यहाँ से जो Q4 है, ये Q4 अगर ये गॉसियन सरफेस हम लेते हैं, सिर्फ Q4 अगर है तो ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे देगा, ऐसे देगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर हम देखते हैं तो हम ये जानते हैं कि जहां से लाइन एंटर करती है वहां से हमें नेगेटिव फ्लक्स मिलेगा। कैसे? यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ही हो जाएगी और यहाँ पे एरिया वेक्टर हमारे क्लोज सरफेस के लिए क्या है? आउटवर्ड नॉर्मल। तो यहाँ से हमें नेगेटिव फ्लक्स मिल रहा है और यहाँ से क्या मिल रहा है? पॉजिटिव फ्लक्स मिल रहा है। या फिर हम विजुअलाइज करेंगे कि जितनी लाइन इसके अंदर गई उतनी लाइन बाहर चली गई, तो नेट फ्लक्स क्या रहेगा? 0 रहेगा। जो पहले देखा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के दो बताया था, डॉट प्रोडक्ट ऑफ E डॉट ds एंड नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग थ्रू एनी एरिया। तो अगर नेट लाइंस अंदर जा रही हैं तो फ्लक्स माइनस होता, नेट लाइंस बाहर जा रही है तो फ्लक्स पॉजिटिव होता। लेकिन यहाँ पे ये लाइन अंदर गई और फिर बाहर निकल गई, पियर्स करते हुए इसको बाहर निकल गई, तो ऐसे केस में इसका फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि नेट लाइन इसके थ्रू कोई भी क्रॉस ही नहीं करें, जितनी भी हम चाहें जितनी भी फील्ड लाइंस यहाँ से ले लें। तो इसीलिए नेट फ्लक्स के लिए कुछ भी बाहर वाले चार्ज का रोल नहीं है, ये 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनके जो है नेट नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग थ्रू द सरफेस इज 0, आउटसाइड चार्ज कंट्रीब्यूशन इज 0। अब ये क्या हुआ है कि जैसे मान लो हम कैसे करते हैं कि जैसे मान लो हमने Q1 Q2 Q4 लिया है, एक्सप्रेशन फिर से लिख लेते हैं। यहाँ पे मान लो Q1 है, यहाँ पे Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है। ये पॉइंट से अब हमने क्या किया होगा? फ्लक्स गॉस ने क्या किया कि टोटल फ्लक्स कैलकुलेट किया होगा। टोटल फ्लक्स मतलब हर सरफेस का क्या किया होगा? E डॉट ds नेट फ्लक्स। तो E डॉट ds के लिए तो उसको एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होगा और एरिया वेक्टर। तो मान लो ये छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, एरिया वेक्टर। तो ये 4 अपना इधर फील्ड दिया होगा, ये मान लो हो जाएगा E4। ये 3 अपना इधर फील्ड दिया होगा कुछ, ये हो जाएगा E3। ये 1 दिया होगा ऐसे और ऐसे 2 दिया होगा कुछ, तो ये E1, ये हो जाएगा E2, ये E3 E4। अब ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट लिया गया है E, और ये एरिया वेक्टर लिया गया है, और फिर उसके बाद हमने इवेल्युएट किया है। और इवेल्युएट किया है तो ये सारे बाहर वालों का रोल क्या हो गया है? 0, केवल अंदर वालों का रोल है। अब इसमें कोई ऐसा पूछता है कि अगर मान लो Q1 को हम मूव करते हैं, Q1 को मूव करते हैं, अंदर ही रहे, मतलब इसको अंदर मान लो शिफ्ट कर दिया यहां से यहां तक, तो इन दोनों क्वांटिटी में से जो फाई नेट है, उन दोनों क्वांटिटी में से कौन सी क्वांटिटी चेंज होगी? क्या ये चेंज होगी? क्या ये चेंज होगा? कौन सा चेंज होना चाहिए? क्या लग रहा है?
तो जो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मान लो Q1 को यहाँ कर दिया, Q1 की डिस्टेंस बढ़ गई, Q1 की डिस्टेंस बढ़ गई तो इस पॉइंट से डिस्टेंस इंक्रीज हो गया, डिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो E1 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन नेट अभी भी क्या, ये Q1 है, सरफेस के इनसाइड ही है, तो जो नेट फ्लक्स रहेगा वो क्या रहेगा, Q1 प्लस Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 प्लस Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट, ये सेम रहेगा। तो चार्ज को मूव करने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो चेंज हो गया हर पॉइंट पे। इधर इधर मान लो यहां से यहां कर दिया अगर Q1 को, तो यहाँ पे फील्ड डिक्रीज, यहाँ पे फील्ड इंक्रीज, इसके क्लोज आ गया। नेट फ्लक्स क्यों रहा सेम, कि जैसे मान लो पहले पहले यहां से हमें मिल रहा था, पहले मिल रहा था 10 और इस एरिया से मिल रहा था 5, नेट हो रहा था 15। अब अगर शिफ्ट कर दिया तो इसका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 10 और टोटल रहेगा सेम। ऐसा हो रहा है यहाँ पे कि अगर चार्जेस को हम मूव करते हैं देन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द गॉसियन सरफेस चेंजेस बट नेट फ्लक्स रिमेन्स सेम। जैसे यहाँ पे ये पॉइंट लिखा हुआ है, मोशन ऑफ द पॉइंट चार्जेस विल अफेक्ट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बट it will not affect the net flux unless until the charge is inside the Gaussian surface। समझे? हाँ सर। तो जैसे मान लो किसी गॉसियन सरफेस में हम एक डाइपोल डाल देते हैं, क्या हो जाएगा, एक डाइपोल अगर डाल देंगे किसी गॉसियन सरफेस में तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स, नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो, क्यू माइनस क्यू, जीरो हो जाएगा। नेट चार्ज इनक्लोज, तो कहोगे कि सर ये तो लाइंस, ये लाइंस यहीं से यहीं आ जा रही है, कोई कहेगा सर इससे बाहर भी तो जा रहा है, ये बाहर जा रहा है तो ये घूम के फिर से अंदर आ जाएगा यहाँ पे। तो जितनी लाइंस नेट लाइंस क्रॉस नहीं कर रही हैं, जब नेट लाइंस क्रॉस नहीं करेंगी तो फ्लक्स क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो ये किरचॉफ ये इसका पॉइंट था, देखो यही है कि नेट फ्लक्स जो है इसका जीरो हो जाएगा। ऐसे मान लो दिया जाए कि ये गॉसियन सरफेस है, एच सी वर्मा का ऑब्जेक्टिव है कि ये एक चार्ज के पास में हमने एक मेटेलिक सरफेस रख दिया, एक यहाँ पे मेटेलिक सरफेस रख दिया और ये हमारा गॉसियन सरफेस है, ऐसा ये गॉसियन सरफेस है। तो इस गॉसियन सरफेस के थ्रू फ्लक्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये बताना है। तो ये प्लस है, प्लस के पास में माइनस इंड्यूस होगा और इधर क्या आएगा, इधर प्लस इंड्यूस होगा। तो ये गॉसियन सरफेस में किस टाइप का चार्ज इंक्लोज होगा, पॉजिटिव चार्ज इंक्लोज होगा। तो इस गॉसियन सरफेस के थ्रू फ्लक्स क्या रहेगा, पॉजिटिव होगा। तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन बहुत ही खानदानी क्वेश्चन है उनका, गॉस का जो है फेवरेट, और ये क्वेश्चन बताया भी क्या होगा। तो हम इसमें जो है कुछ केसेस ले लेंगे। ये है एक क्यूब, ये है क्यूब और उस क्यूब के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे चार्जेस प्लेस्ड हैं, डिफरेंट, ये पॉइंट चार्ज प्लेस्ड है यहाँ पे, पॉइंट चार्ज प्लेस्ड है इसमें। ये क्वेश्चन तो आज जितना होगा नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। बॉडी सेंटर, पहले तुम्हें नेट चार्ज सोचना है, नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स किस किस केस के लिए, पहला अगर हम चार्ज को इस क्यूब के बॉडी सेंटर पे प्लेस करते हैं, दूसरा हम चार्ज को फेस सेंटर पे, यार ये नेट बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, एज सेंटर पे प्लेस कर रहे हैं और जो फोर्थ है वो कॉर्नर पे प्लेस कर रहे हैं। तो हमें नेट फ्लक्स बताना है ये चारों केसेस में क्विकली। बॉडी सेंटर पे प्लेस करेंगे तो सारा का सारा चार्ज इसके अंदर ही होगा, तो जो नेट फ्लक्स हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सारा चार्ज इनसाइड है। अगर फेस के सेंटर पे प्लेस करेंगे तो फेस के सेंटर पे अगर सिमेट्रिकली हम चार्ज प्लेस करेंगे तो एक क्यूब को हाफ चार्ज ही मिलेगा। तो गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज हो जाएगा, Q बाई 2 होगा, नेट फ्लक्स हो जाएगा Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये सोचना है अगर एज पे प्लेस करेंगे तो Q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट मिलेगा, और अगर कॉर्नर पे प्लेस किया
तो कॉर्नर पे प्लेस करने से एक Q by 8 epsilon. Q by 8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये तो बताया गया होगा, है ना। यस सर। अब हम लोग को क्या करना है कि इसमें हम कैलकुलेट करेंगे फ्लक्स थ्रू ईच फेस। ईच फेस, हर फेस के थ्रू कितना, ये तो टोटल है। तो अभी क्या है कि इसमें तुम्हें सोचने की जरूरत ज्यादा पड़ेगी और कैलकुलेशन कुछ नहीं है। सोचना, दिमाग में थोड़ा सा विजुलाइज करना ज्यादा होगा। जैसे मान लो बॉडी सेंटर है, तो इस बॉडी सेंटर के रिस्पेक्ट में हर फेस क्या है, सिमेट्रिकल है। तो जैसा फील्ड लाइन ऊपर है वैसा ही फील्ड लाइंस नीचे है, वैसा ही जो है साइड में है, लेफ्ट में भी राइट में, हर चीज सिमेट्रिकल है। तो जब सिमेट्रिकल है तो सबका फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन भी सेम होगा। तो अगर हर फेस का कंट्रीब्यूशन 6 लेते हैं तो 6 इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल फेस, हो जाएगा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। आई बात समझ में? यस सर। तो ये क्वेश्चन जो है यस सर। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसा कि इससे जो है मान लो x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट चार्ज प्लेस्ड है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज। तो अब इससे अगर कैलकुलेट करने जाएंगे तो बुखार हो जाएगा अगर E डॉट ds के इंटीग्रेशन से करोगे तो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, एरिया वेक्टर वेरिएबल है, इंटीग्रेट करना बहुत डिफिकल्ट है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम गॉस लॉ यूज करते हैं। गॉस लॉ यूज करने के लिए चाहिए क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस के लिए क्या करेंगे कि इसमें 2x का क्यूब इमेजिन, इसको जो है हम एक क्यूब बना देंगे, कंप्लीट कर देंगे ऐसे। क्यूब कंप्लीट करते ही हमारा ये वाला केस ये बन जाएगा और हर फेस का कंट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो बस छोटा सा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है।